साल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ रहा था। बढ़ते अत्याचार और भेदभाव से परेशान होकर शेख मुजीबुर रहमान ने एक संगठन बनाकर पाकिस्तान के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। इस आंदोलन ने धीरे धीरे युद्ध का रूप ले लिया और बांग्लादेश में गुरिल्ला युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध से बांग्लादेशी लोग भारत में शरण लेने लगे। लाखों शरणार्थियों के भारत आने के बाद भारत ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्थन दिया, जिससे 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 13 दिन तक चला और आखिर में पाकिस्तान की आर्मी ने इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत उस मैदान से नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब एक देश 2 हिस्सों में बांटा गया और उस बंटवारे की दरार समय के साथ इतनी गहरी हो गई कि वह अंततः एक विस्फोट में बदल गई। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसका भूगोल दुनिया के नक्शे पर एक अजीब आकार में उभरा। एक हिस्सा पश्चिम में, दूसरा पूर्व में और उनके बीच में पूरा भारत फैला हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग मुख्यतः बंगाली थे। उनकी भाषा, उनका संगीत, उनकी संस्कृति, उनकी साहित्यिक परंपरा, सब कुछ पश्चिमी पाकिस्तान से अलग था। लेकिन सत्ता, सेना, संसाधन और राजनीतिक निर्णयों की डोर पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में थी। समय बीतने लगा, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि उनकी संख्या भले ही अधिक हो, उनकी आवाज का वजन कम कर दिया गया है। उनकी भाषा को आधिकारिक मान्यता देने में हिचकिचाहट दिखाई गई। उनकी आर्थिक उपेक्षा हुई और हर बड़े फैसले में उन्हें हाशिए पर रखा गया। यह असंतोष अचानक नहीं फूटा। यह वर्षों तक सुलगता रहा, जैसे राख के नीचे दबा हुआ अंगारा जो सही हवा मिलते ही भड़कने वाला था। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में भारी बहुमत से जीतकर सामने आई। आंकड़े साफ थे, बहुमत उनके पास था, इसलिए सत्ता भी उन्हें मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस्लामाबाद में बैठे सैन्य नेतृत्व और पश्चिमी पाकिस्तान के राजनेताओं के लिए यह परिणाम स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि इसका अर्थ था सत्ता का केंद्र बदल जाना, नियंत्रण का संतुलन खिसक जाना और दशकों से कायम व्यवस्था का टूट जाना। राजनीतिक बातचीत शुरू हुई, फिर टकराव में बदल गई और आखिरकार वह बिंदु आ गया जहां संवाद की जगह बंदूकों ने ले ली। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चालाइट शुरू किया, जिसका घोषित उद्देश्य विद्रोह को कुचलना था। लेकिन जो वास्तविकता सामने आई वह विश्वविद्यालयों में घुसकर छात्रों को निशाना बनाना, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को चुप कराना और आम नागरिकों के घरों में डर का तूफान छोड़ जाना था। रात भर गोलियों की आवाज गूंजती रही, आग की लपटें आसमान को लाल करती रहीं और हजारों परिवारों के जीवन हमेशा के लिए बदल गए। जैसे जैसे दमन बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग अपना घर छोड़ने लगे और कुछ ही हफ्तों में लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत की सीमाओं की ओर बढ़ने लगे। भारत की पूर्वी सीमाएं मानो अचानक एक मानवीय सैलाब का सामना कर रही थीं और कुछ महीनों के भीतर यह संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गई। एक ऐसा आंकड़ा जिसने भारत की अर्थव्यवस्था, संसाधनों और प्रशासनिक ढांचे पर भारी दबाव डाल दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने स्थिति दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संभावित युद्ध का खतरा, इन सब के बीच उन्हें फैसला लेना था। उन्होंने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया और पूछा कि यदि युद्ध हुआ तो क्या भारत तैयार है। मानेकशॉ ने भावनाओं के बजाय तथ्यों को देखा। मौसम, भूगोल, सैनिक तैयारी, रसद व्यवस्था और शांत स्वर में कहा कि अभी नहीं। उन्होंने समझाया कि पूर्वी पाकिस्तान का भूभाग दलदली है, मानसून आने वाला है और बिना तैयारी के युद्ध शुरू करना जोखिम भरा होगा। उन्होंने समय मांगा और प्रधानमंत्री से जीत का वादा किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से जोखिम भरा था, लेकिन रणनीतिक रूप से समझदारी भरा था। इसी दौरान वैश्विक राजनीति की बिसात पर भी चालें चली जा रही थीं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चीन का रुख भी स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ था
और भारत को अंदेशा था कि यदि युद्ध छिड़ा तो वह अकेला पड़ सकता है। ऐसे में अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। रूस के साथ हुई संधि का मतलब साफ था कि यदि आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ कोई युद्ध होता है तो रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेगा। 3 दिसंबर की शाम पाकिस्तान ने भारत के कई हवाई अड्डों पर अचानक हवाई हमला किया, यह सोचकर कि पहल करने से उसे सामरिक बढ़त मिल जाएगी। लेकिन इस बार भारत चौंका नहीं, वह तैयार था। उस रात दिल्ली से घोषणा हुई कि अब युद्ध शुरू हो चुका है और अगले 13 दिन इतिहास की धारा को मोड़ने वाले थे। यह अब सिर्फ 2 देशों का सैन्य संघर्ष नहीं था, यह अन्याय के खिलाफ आत्मनिर्णय का युद्ध था। एक ऐसी लड़ाई जो अंततः एक नए राष्ट्र के जन्म के साथ समाप्त होने वाली थी। 3 दिसंबर 1971 की रात जैसे ही आधिकारिक घोषणा हुई कि युद्ध शुरू हो चुका है, उसी क्षण भारतीय सैन्य नेतृत्व ने वह योजना लागू कर दी जिस पर महीनों से चुपचाप काम चल रहा था और जिसे इतनी सावधानी से तैयार किया गया था कि दुश्मन को इसकी गहराई का अंदाजा तक नहीं था। पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर जो शुरुआती हमले किए, उनका उद्देश्य 1967 के अरब इजराइल युद्ध की तरह भारतीय वायुसेना को जमीन पर ही निष्क्रिय कर देना था। लेकिन भारत ने पहले से ही अपने विमानों को सुरक्षित ठिकानों पर फैला दिया था, रनवे की सुरक्षा मजबूत कर दी थी और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार रखे थे। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वह एक अलग ही दृश्य लेकर आया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पूर्वी पाकिस्तान के आसमान की ओर बढ़ रहे थे और इस बार उद्देश्य सिर्फ प्रतिक्रिया देना नहीं था, बल्कि वायु श्रेष्ठता स्थापित करना था। MiG-21, हंटर, सुसात एक के बाद एक मिशन उड़ान भर रहे थे और कुछ ही दिनों में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी मोर्चे पर लगभग पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। 4 दिसंबर की रात ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय मिसाइल नौकाएं कराची बंदरगाह की ओर बढ़ीं और अंधेरे में छिपकर उन्होंने ऐसे वार किए जिससे पाकिस्तान का कराची बंदरगाह पूरी तरह से तहस नहस हो गया। कराची का तेल डिपो जल उठा, पाकिस्तानी जहाज क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। कुछ ही दिनों बाद ऑपरेशन पाइथन ने इस चोट को और गहरा कर दिया और पाकिस्तान की नौसैनिक आपूर्ति लगभग पंगु हो गई। और इधर पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सैनिक प्रवेश कर चुके थे। भारतीय सैनिकों के प्रवेश करते ही उधर पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति वाहिनी के लड़ाके भी भारतीय सेना के साथ हो गए। इससे भारतीय सेना और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा के रख दी। भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाकर पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का सपोर्ट और भारतीय सेना की बहादुरी को देखकर पाकिस्तान में बैठे आर्मी लीडर को पता चल गया कि अब पूर्वी पाकिस्तान हमारे हाथ से जाने वाला है। जैसे जैसे युद्ध के दिन आगे बढ़ रहे थे, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम की मांग उठ रही थी और अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था, जिससे यह संकेत मिल रहा था कि यदि युद्ध लंबा खींचा तो बाहरी हस्तक्षेप की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन भारतीय रणनीति का लक्ष्य ही यही था कि युद्ध को लंबा खींचने न दिया जाए। और इधर भारतीय टुकड़ियों ने पाकिस्तानी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। उनके बीच संपर्क टूट गया, जिससे पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ने लगी और ढाका पर भारतीय सेना ने अधिकार कर लिया। हर दिशा से बढ़ती भारतीय उपस्थिति पाकिस्तानी उम्मीदों को कमजोर कर रही थी। ढाका की ओर बढ़ते भारतीय सैनिकों के साथ मुक्ति वाहिनी के लड़ाके भी थे और शहर के भीतर पाकिस्तानी कमान समझ चुकी थी कि अब स्थिति संभालना मुश्किल है। पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेकने को ही सबसे बेहतर उपाय समझा, क्योंकि उन्हें पता था यदि और युद्ध किया तो पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और फिर वही दृश्य, ढाका का रेसकोर्स मैदान, 2 जनरल, 1 दस्तावेज और हजारों गवाह। जब नियाजी ने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए तो लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण था। उस पल सिर्फ एक युद्ध खत्म नहीं हुआ, एक नया राष्ट्र बांग्लादेश जन्म ले चुका था।
दोस्तों, आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वह कमेंट में ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।